नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वर्ण विचार और वर्ण से संबंधित जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे हमने उनको डिस्कस कर लिया था अच्छे से। और ये हमने देखा था कि वर्ण जो है उनके दो भेद हुआ करते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, लिपि, ये अक्षर वगैरह सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी थी। तो हमने लास्ट में ये देखा था कि वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज अपने बात करेंगे स्वर के विषय में। स्वर क्या होते हैं, किस प्रकार से उच्चारित होते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि आज का मेरा जो पहला टॉपिक जो है आपके सिलेबस का वो स्वर एवं व्यंजनों के प्रकार ही है और हमने यहीं से बिल्कुल स्टार्ट से इसको शुरू किया है सिलेबस को। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ण विचार, और वर्ण विचार के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्वर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्वरों के विषय में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भी स्वर हम कहते किसको हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है और स्वर क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, साधारण सी भाषा में हम इसको समझें कि जैसे ही कोई भी वर्ण, ऐसा कोई भी वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना सरलता से बोला जा सके, यानी ऐसे वर्ण की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें किसी अन्य व्यंजन या स्वर की आवश्यकता नहीं होती, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। एक लाइन में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं। एक तो हमने ये कहा स्वतंत्र उच्चारित होती है, यानी इनका उच्चारण होता है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारण किया जा सकता है, सहायता के उच्चारण। तो बिना किसी वर्ण की सहायता के जो इसका उच्चारण है वो संभव होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्वतः उच्चारित होती है, ये स्वतः उच्चारित होती हैं, अपने आप उच्चारित हो जाती है, इनके लिए हमें कुछ विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात कि जो कुछ भी हम बोलते हैं तो उसमें वायु होती है, हवा जो होती है फेफड़ों से निकल करके मुख से बाहर आती है और बाहर निकलते समय ये किसी से टकराती नहीं है। तो इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं, बिना संघर्ष और स्पर्श के, यानी कहीं पर भी किसी चीज़ से ये हवा जो फेफड़ों से जो वायु निकलती है हमारे, उनका न किसी के साथ में स्पर्श होता है न किसी के साथ में संघर्ष होता है। तो ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, स्वरों के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्वर क्या है, देखिएगा, जो हम श्वास वायु लेते हैं, एक तो जीवन चलाने के काम आती है, दूसरा बोलने के लिए भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। जब आप बोल के देखेंगे, अभी आप बोल करके देख सकते हैं, तो जो आपके फेफड़े से वायु है जब वो मुख से बाहर आती है तो वो बिना किसी संघर्ष और स्पर्श के सीधी निकल जाए, स्वतः उच्चारित हो जाए, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारण हो जाए। तो ऐसी ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं, स्वर के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास में अगला प्रश्न जो उठता है कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो नो डाउट आप कितने करेंगे, स्वर करेंगे 11। स्वरों की संख्या 11 ही होती है। और वर्तमान में हालांकि ये जो री है इसका उपयोग इस तरह से होने लग गया है, लेकिन फिर भी तत्सम जो शब्द हैं जैसे ऋषि है, ऋण है, पृथ्वी है ना, जैसे हमें ऋषि लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, हम ऋषि को ऐसे तो लिख नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। तो लिखने में अभी भी इनका उपयोग होता है, इसलिए हम इनको शामिल ही रखेंगे। और जो हमारे स्वर हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी, 11 ही रहेगी। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक ये वाला ओ जो है इसका भी अपने उपयोग करते हैं, डॉक्टर है ना, डॉक्टर के रूप में स्वर का भी उपयोग किया जाता है। धीरे धीरे ये सम्मिलित होता
जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको हिंदी मानक की बात करें, हिंदी मानक जो वर्णमाला है उसके अंदर इसको ग्रहित के अंदर रखा गया है। कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ये ग्रहित स्वर के अंदर आता है ओ। ऐसा ग्रहित ऐसा स्वर होता है या ऐसी ध्वनि होती है जिसे हमने दूसरी किसी चीज़ से लिया है। आइएगा थोड़ा और इसको समझते हैं। हम बात करते हैं 11 उन स्वरों की जो हमारी वर्णमाला में शामिल किए जाते हैं, जिनकी हमें बात करनी है। तो देखिएगा, एक तो हमारे पास में आता है आ, ई, उ, री, ऐ, ओ और औ। ये 11 होते हैं। अंग है अपने लिखते जरूर हैं, लेकिन हमें इसमें शामिल नहीं करना है। ये 11 स्वर होते हैं हमारे। ये कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अभी हमने री की भी बात की। एक हमारे पास में ओ स्वर है, और ये ओ कौन सा है? ग्रहित है। ये कौन सा स्वर है दोस्तों? ये ग्रहित स्वर है, और ये मानक के अंदर हम इसे ग्रहित में मानते हैं। यूज में तो अपने 12 को ले लेते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में है कितने? 11 ही स्वर माने जाते हैं। तो अच्छे से आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम और आगे डिस्कस करते हैं स्वरों के प्रकार के विषय में कि स्वर कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप ऊपर, और जो आपको हेडिंग डालनी है वो है स्वरों का वर्गीकरण, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चन आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण न आए ऐसा संभव नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण में हम इसे 3 भागों में सामान्यतः बांटते हैं। एक तो आएगा हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा आएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा आएगा प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वरों का हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर कौन सा होता है। ह्रस्व स्वर, स्वरों का वर्गीकरण। ये जो हमारा वर्गीकरण है, चीज़ आप यहाँ पर ऊपर और लिख सकते हैं। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर ये जो वर्गीकरण है उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर के विषय में। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, क्या इसकी विशेषता होती है, ह्रस्व स्वर हम किसको कहते हैं? तो सामान्य सी भाषा में हम इसमें लिख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत है दोस्तों ना, ये जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में बाकियों की अपेक्षा कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनको अपने लघु स्वर भी कहते हैं, और इन्हीं को अपने मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर इसलिए क्योंकि इनका निर्माण जो है वो अन्य स्वरों से नहीं हो सकता है। लघु स्वर कहते हैं जिसका चिन्ह होता है ये वाला। जब अपने छंद वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ हमारे काम आनी है। अगर आपसे पूछा जाए ह्रस्व स्वर है कितने, तो कुल 4 हैं। कुल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देख लीजिएगा कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर। ए है, ई है, ऊ है और री है। ये 4 जो हैं ये स्वर कौन से कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में समय कम लगता है, इसलिए हम इन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। इनको बोलने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। मूल स्वर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ए का निर्माण किसी अन्य स्वर से संभव नहीं है। आ का निर्माण तो ए और ए से हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में हम आते हैं दूसरे भेद के विषय में बात करेंगे। तो दूसरा जो हमारा भेद था वो था दीर्घ स्वर।
दूसरा भेद कौन सा था? दीर्घ स्वर था। अब हम दीर्घ स्वर के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? ये उच्चारण अवधि के आधार पर है ना, ये उच्चारण अवधि के आधार पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ सिंपल सी भाषा में हम इसकी तुलना करेंगे ह्रस्व स्वरों के साथ में। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अब इसमें और विशेष बात कि इसे हम और क्या कह सकते हैं? दीर्घ मात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर, ये द्विमात्रिक स्वर भी कहलाते हैं क्योंकि इसमें 2 मात्रा काल का समय होता है। इसे हम मिश्रित स्वर भी कहेंगे क्योंकि अन्य स्वरों से मिलकर के बन सकता है। इसे हम संधि स्वर भी कहेंगे। इसे हम संधि स्वर भी कहेंगे और इसे ही हम कह सकते हैं गुरु स्वर, गुरु स्वर। और गुरु स्वर का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। तो ये होते हैं हमारे स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से हो गए? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दूना समय लगता है। हम इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं, मिश्रित स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं और इन्हें हम गुरु स्वर भी कह देते हैं। अब आपसे पूछा जाए इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है, कुल संख्या हो गई इनकी 7, क्योंकि 4 तो हमने वहाँ पे ले ली और बाकी रह गए वो ये वाले हो गए। तो ये कौन कौन से हैं? आ है, ई है और ऊ है। ए है, आई है, ओ है और औ है। ये कुल हमारे पास में कितने स्वर हो गए? ये कुल हमारे पास में 11 स्वर हो गए। इन 11 स्वरों की हमें बात करनी है और इन्हीं 11 स्वरों को हमें अच्छे से समझना है। तो ये कितने स्वर हो गए? 11 हो गए। इन्हें भी अगर हम बांटना चाहें तो आगे बांट सकते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। इन्हें अपने 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला तो आएगा दीर्घ स्वर। पहला तो कौन सा आएगा? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से रह गए? इसमें ए प्लस ए मिलकर के बना आ, तो आ रह गया दीर्घ संधि वाला। इसमें जो रह गया इसके अलावा ई प्लस ई मिलकर के बड़ी ई, ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। इन्हें अपने दीर्घ स्वर कह सकते हैं। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास में आते हैं संयुक्त स्वर। दूसरा जो पार्ट है इसका वो हो गए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन से होंगे? संयुक्त स्वर हो गए हमारे पास में, जैसे ए प्लस में ई मिलकर के बना ए। इसी प्रकार से ए प्लस ऊ से बना ओ। और इसी प्रकार से आ प्लस ए से बना आई। और इसी प्रकार से आ प्लस ओ से बना औ। ये अलग प्रकार से भी बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्पेशली पहले ये चीज़ समझ लेनी है। तो उम्मीद है ये बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो हमने कहा कि दीर्घ स्वर जो हैं वो 3 हो गए हमारे पास में, आ, ई और ऊ। और 4 जो हैं हमारे पास में संधि स्वर, संयुक्त स्वर आ जाते हैं। अब इसमें से भी अपने ए, आई, ओ, औ ये हैं, इनमें से भी अपने एक चीज़ और नोट कर सकते हैं। इसमें से ये जो ए, आई, ओ और औ हैं, इन चारों को अपने संधि स्वर भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, इनको अपने संधि स्वर भी कह सकते हैं दोस्तों। तो यही संयुक्त स्वर होते हैं जो दो अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ और संयुक्त में क्या फ़र्क है। दीर्घ में तो देखिए ये एक ही उच्चारण स्थान वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग उच्चारण स्थान वाले हैं। संयुक्त होना मतलब अलग अलग उच्चारण स्थानों को जोड़ना। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा में हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दीर्घ और संयुक्त स्वर। तो देखिएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 हैं, और इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों के लिए अपने संधि स्वर शब्द भी काम में ले लेते हैं, कई बार इन्हें ही हम संधि स्वर भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में जो हमारा तीसरा इसका प्रकार था उसके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो ये प्लुत स्वर कौन सा होता है, ये कहाँ से आ गया और ये प्लुत स्वर क्या होता है। तो इसमें ये याद रखना है, प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं होता। प्रत्येक स्वर अपने आप में प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। तो दोस्तों प्लुत स्वर कोई अलग से किसी बाहर से हमने इजाद नहीं किया है, इसका शोध नहीं किया है, बल्कि ये अपने आप में हर स्वर प्लुत स्वर होता है। तो फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि यदि किसी स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उच्चारण में तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, यानी समय कितना लग गया, पहले से 3 गुना लग गया, तो वही स्वर क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे हमारे पास में एक तो ये ओम लिखा हुआ है, एक हम लिखते हैं ये वाला ओम, ये 3 हमने बीच में डाल दिया। तो ऐसे का जब उच्चारण होगा तो ये 3 गुना बोला जाएगा। इसमें त्रिमात्रिक कहेंगे इसे हम, है ना, क्योंकि इसमें त्रिमात्रा का 3 मात्रा का काल होता है। तो ये प्लुत स्वर अपने आप में अलग स्वर नहीं होते हैं। किसी भी स्वर के आगे 3 हमने लगा दिया, या आपने कई बार इस तरह का साइन देखा होगा, ये लगा दिया जाए तो यही स्वर जो सामान्य स्वर थे यही कौन से बन जाएंगे, यही प्लुत स्वर का रूप ले लेते हैं दोस्तों। इन्हीं को अपने प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर अलग से कोई भी स्वर नहीं आता है। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, और वो है अयोगवाह। तो अयोगवाह कौन सा होता है, एक तो अंग है जिसे अपने अनुस्वार कहते हैं, और एक है अह जिसे हम कहते हैं विसर्ग। तो दोस्तों इसे हम बारखड़ी में लिखते तो जरूर हैं, बारखड़ी में लिखते हैं जो हमारी बारखड़ी है, लेकिन हम इसे शुद्ध स्वर नहीं मानते, लेकिन हम इन्हें शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं। इनका उपयोग कैसे होगा वो आगे अपने डिस्कस करने वाले होंगे। इन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं, अयोगवाही, अयोगवाही वर्ण के नाम से जानते हैं। इन्हें अयोगवाही वर्ण कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रकार के विषय में डिस्कस करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रकार है किस रूप में हम बांटेंगे, तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर या स्थिति के आधार पर स्थिति के आधार पर तो यहाँ कितने भागों में बांट सकते हैं। उसमें से सबसे पहले हमारे पास में आता है अग्रस्वर। कौन सा स्वर आ गया, अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन सा होगा, ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग है जो वो सक्रिय रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय हो। देखो वैसे तो सारी ही सक्रिय होगी, लेकिन विशेष रूप से जो जोर आता है, प्रयत्न होता है, वो अग्र भाग पर होता है, जिसमें आगे का भाग सक्रिय रहता है, वे अग्र स्वर कहलाते हैं।
तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 4। कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ई, ई, ए और ऐ। अब इसमें बोल करके देख लेना। जैसे ये मान लीजिएगा हमारी जीभ है, तो जीवा का अग्रभाग जो है वो हमारा ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये तो होने ही है। ई याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी ए प्लस ई से ही बना हुआ है ना, तो ई जहाँ भी आएगा तो उसमें अग्रभाग जो है वो हमारा सक्रिय रहता है। अग्र के बाद में जो दूसरा इसका प्रकार आता है वो आ गया हमारा मध्य स्वर। तो नाम से ही स्पष्ट है मध्य स्वर कौन सा होगा जिसमें मध्य भाग सक्रिय रहेगा। तो लिख लीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो, जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। और मध्य स्वर है केवल एक ही, जिसका नाम है अ। तो अ है, केवल एक ही मध्य स्वर आता है। अब अगर आपसे पूछा जाए पश्च स्वर कौन से रह गए, तो जो बाकी बच गए वो सारे कौन से हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? वो सारे के सारे किस में चले गए? वो सारे के सारे पश्च स्वर में चले गए। नोट्स दोस्तों साथ साथ बनाते रहेंगे तो काम आपका आसान रहेगा, है ना। इतना ज़्यादा तो कोई लिखने का है भी नहीं, ये तो समझने की चीज़ें हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सक्रिय हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं? आ है, ऊ है, ऊ है, ओ है, औ है। एक ओ को भी अपने ले सकते हैं। ये सारे पश्च स्वर हैं। एक बार यहाँ पर अपने इसको देख लेते हैं। अग्र, मध्य और पश्च, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रह जाए। अग्र में ई वाले ई, ए, ऐ। मध्य में सिर्फ एक, और बाकी जो बचे वो सारे के सारे कौन से हो गए? बाकी जो बचे वो सारे के सारे पश्च हो गए। ये वाले, ये सारे के सारे कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? ये सभी पश्च स्वरों की श्रेणी में आ जाते हैं। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमने अग्र, मध्य और पश्च को देखा। इसके बाद में दोस्तों हम अगले प्रकार को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो हमारा प्रकार आता है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनके विषय में हमें डिस्कस करना है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर 2 हैं, एक व्रतमुखी या वृत्ताकार और दूसरा अवृतमुखी या फिर अवृत्ताकार। तो पहला जो हमारा इसमें आता है वो आ गया व्रतमुखी, या हम इसे कहेंगे वृत्ताकार, यानी जिनको बोलते समय ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। तो ये खाली नाम ही लिख लीजिएगा, इतना लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से होते हैं? उ, ओ और औ, यानी ऊ से बनने वाले जो भी स्वर हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ये वाला भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो इसका टाइप आता है, दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा अवृतमुखी, अवृतमुखी या फिर अवृत्ताकार। अवृत्ताकार ये कौन से हो जाएंगे? जिनमें ओष्ठों की आकृति जो है वो गोल नहीं होती है। तो ये आ जाएगा ए, आ, ई, ए और ऐ। बोल के देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो अपने आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। यहाँ कुछ ज़्यादा कोई विशेष चीज़ें तो इतनी है नहीं, है ना। फिर उसके बाद में अगला जो इसका प्रकार आता है वो हमारा रह गया मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर
मुखाकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा संवृत स्वर। संवृत स्वर, संवृत का अर्थ अपने बंद से लेकर के चलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लाइन नोट कर लोगे तो दोबारा जब आपको दोहराना होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो आपको याद है, लेकिन बाद में चीज़ों को हम भूल जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, मुख कम खुलता है, और इसमें दूसरा जो होगा हमारा वो हो गया अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर, तो दोस्तों अर्ध समृत स्वर कौन सा होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, थोड़ा अधिक खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध समृत के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में जो इसका तीसरा पार्ट आता है हमारा, उदाहरण अपने बाद में देखेंगे, पहले थोड़ी सी परिभाषाएं समझ में हो जाए तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। विवृत स्वर, और चौथा जो हमारा आता है वो आता है अर्धविवृत। चौथा जो हमारा आता है अर्धविवृत। तो विवृत में हम क्या लिखेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, अधिक खुलता है, और अर्धविवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत से थोड़ा कम लेकिन अर्ध समृत से थोड़ा अधिक खुलता है, अधिक खुलता है। तो ये हो गई। अब देखिएगा ये कहना क्या चाहता है, समृत स्वर यानी मुख की जो आकृति है हमारी, या तो लगभग बिल्कुल बंद जैसी हो सकती है, या तो कैसी हो सकती है? बंद जैसी हो सकती है, या बंद से थोड़ा सा ज़्यादा खुला हो सकता है। एक कंडीशन, दो कंडीशन। एक तीसरी जो हमारी कंडीशन हो सकती है, मुंह हमारा पूरा खुला हो सकता है, और चौथी पूरे से थोड़ा सा कम खुला हो सकता है। अब आप इनके अंतर को आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो ये समृत कौन सा होगा? जिसमें मुख क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, यानी लगभग बंद सा ही होता है। तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? समृत कहते हैं। और इसमें स्वर जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये कौन से स्वर कहलाएंगे? ये समृत स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये समृत स्वर कहलाते हैं, जिनमें मुख हमारा लगभग क्या रहता है? बंद ही रहता है। ऐसे स्वरों को हम समृत स्वर के नाम से जानते हैं, यानी जिनमें हमारा मुख क्या रह गया? लगभग बंद ही है, उसे हम समृत स्वर के नाम से जानेंगे। और समृत स्वर में हम कौन कौन से लिखेंगे? तो समृत स्वर में हमारे पास में आ गया ई, ऊ। ये ई वाले दोनों ही हैं, है ना? ये ई आएगा तो फिर ये ऊ भी आएगा, दोनों ई ऊ लिख लेना। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ई, ऊ और ऊ, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। अर्धसमृत जिसमें पूरा बंद नहीं है, पूरे बंद से थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा आपका एक तो ए आ जाएगा, और एक आपका आ जाएगा ओ। ये दो हो जाएंगे, ए और ओ इसके अंदर आ गए।
इसके बाद में दोस्तों ये हमने देखा, तीसरे में क्या है हमारे पास में, मुख पूरा खुला हुआ है। विवृत का मतलब क्या है, पूरा का पूरा खुला हुआ है। जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो ना, डॉक्टर को आपको दांत दिखाना है तो डॉक्टर कहता है आ करो, तो जितना आप खोल सकते हो उतना खोला जाता है ना, तो उसे अपने विवृत कहते हैं। और ऐसा विवृत तो एक ही होता है जिसका नाम होता है आ। विवृत तो क्या होगा, एक ही होगा। विवृत यानी जिसमें पूरा वी से विशाल और व्रत से व्रत, याद रख लीजिएगा। इस तरह से आप पूरा विशाल व्रत के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं। अर्धविवृत जिसमें आधे से थोड़ा सा, जिसमें पूरा तो खुला हुआ नहीं है, इस पूरे खुले से थोड़ा सा कम खुला हुआ होता है, लेकिन अर्धसमृत से ये ज़्यादा खुला होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें ए आएगा, इसमें आई आएगा, इसमें औ आएगा और इसमें आएगा ओ। ये वाले आते हैं इसमें। ये हमें अच्छे से याद करने होंगे ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखिएगा दोस्तों क्या कहा हमने, एक बार इसको वापस देख लीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है ये। समृद्ध स्वर कौन से होंगे, जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। आप बोल के देखिए, ई ऊ, है ना, लगभग गला आपका बंद है, चिपका हुआ है। अर्ध समृद्ध इससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ए और ओ, ए और ओ, ये ए है तो ए और ओ, इसमें क्या होता है, अर्ध समृद्ध। विवृत में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी, विवृत तो है भी वैसे भी एक बड़ा व्रत, यानी ओ आ, जब आप खोलते हैं पूरा आ करते हैं ना, जब डॉक्टर करवाता है, मुंह खुलवाता है, तो उसको कहेंगे। अर्धविवृत होगा जिसमें जो है पूरा खुला तो नहीं है लेकिन पूरे से कम है, लेकिन अर्ध समृद्ध से ज़्यादा खुला हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो हमारा कौन सा था, समृद्ध है, ये हमारा अर्ध समृद्ध है, ये हमारा विवृत है और ये हमारा अर्धविवृत है। ये अर्ध विवृत क्या है, इससे तो कम है लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, उसे अपने अर्धविवृत के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों हमने आज कुछ स्वरों के प्रकार देखे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम कुछ और स्वरों के भेद रह जाते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। आज आप इनको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये याद करने की चीज़ है। 1 से 2 प्रश्न आपसे यहाँ से आराम से पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होगी और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। अगर आप सच में इससे लाभान्वित हैं तो इस क्लास को और इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।